तो देखो, एशिया और यूरोप जो है वो दोनों क्या हैं, एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर हैं। और एशिया और यूरोप दोनों मिलके एक महाद्वीप बनाते हैं। महाद्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है। अगर आपको विश्व का मैप याद हो और एशिया और यूरोप दोनों का एक साथ मैप मिला के आपको याद हो, तो आपने देखा होगा कि इधर इस साइड उत्तर में क्या है, समुद्र है। इधर पूरब में तो समुद्र है ही है, नीचे दक्षिण में भी समुद्र है, और इधर आपका उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर आता है, एशिया जब खत्म होता है, यानी कि रूस जब खत्म हो जाता है, जापान और चाइना से लगा हुआ। तो इस तरह से ये पूरा क्या है, एक ही महाद्वीप है। लेकिन हमने इसको अपनी सुविधा के लिए क्या करा, दो भागों में बांटा। यूराल पर्वत, ठीक है, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद काला सागर, भूमध्य सागर से होते हुए हमने एक काल्पनिक रेखा खींची। और वो जो काल्पनिक रेखा है वही एशिया और यूरोप का क्या करती है, विभाजन करती है। हम एशिया को महाद्वीप कह रहे थे क्योंकि उसके चारों तरफ क्या थी, वाटर बॉडीज थी। हालांकि फुली वाटर बॉडी जहाँ यूराल पर्वत जहाँ पर था, ठीक है, वहाँ पर नदी नहीं थी। उसी तरह से यहाँ यूरोप को भी अगर आप देखते हो तो इसके तीन ओर तो पानी है, ठीक है, यहाँ इस साइड में पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, उत्तर में भी यहाँ पानी है। लेकिन इधर पूरब साइड में क्या है, एशिया से ये लगा हुआ है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो यूरोप जो है एक प्रायद्वीप है, और इसीलिए इस यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ध्यान रखना, यूरोप को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखो, आगे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर कितने प्रायद्वीप हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह रहे हैं। तो देखो, प्रायद्वीपों का क्या कह रहे हैं, प्रायद्वीप कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और चौथी तरफ जो है ये किससे घिरा हुआ है, आपका एशिया से लगा हुआ है। तो इस तरफ जो है स्थल मंडल है यूरोप के पूरब में, इसलिए इसको हम प्रायद्वीप कह सकते हैं। और इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीपों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, देखो इस तरफ ये तीन तरफ से घिरा हुआ भूमि है, ठीक है, और उधर ऊपर की तरफ क्या है, आपका स्थल है। यहाँ वाटर बॉडी है और इधर लैंड बॉडी है, तो ये एक प्रायद्वीप हो गया। इस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरिया का प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पुर्तगाल, स्पेन दो देश आते हैं, और एक यहाँ पर एक छोटा सा देश है अंडोरा करके, ये देश भी इसमें कई बार गिनते हैं और कई बार नहीं गिनते हैं। तो आइबेरिया का जो प्रायद्वीप है उसमें तीन देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन और अंडोरा, कई बार दो ही भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक उँगली जैसी संरचना ऊपर को निकली हुई है, ठीक है। ये जो है आपका तीन ओर पानी से घिरी हुई है, और चौथी तरफ इसके स्थल बॉडी है, यानी कि लैंड बॉडी है। तो इसको भी हम प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रायद्वीप को जटलैंड प्रायद्वीप, ज ट जटलैंड या फिर जूटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं, दोनों नाम इसके हैं। इसमें जो है डेनमार्क देश बसा है। परसों मुझसे निशु करती, सर मुझे डेनमार्क नहीं मिला, ये डेनमार्क है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो, नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन, ये फ़िनलैंड, ये स्वीडन, ये तीन देश हैं। 1, 2, 3 देश हैं। ठीक है। ये जो है ये भी आपका क्या है, एक प्रायद्वीप है। देखो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और चौथी तरफ क्या है, आपका लैंड बॉर्डर है। तो ये भी एक आपका प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप को हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप या स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है इसमें आपके तीन देश हैं, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखो, तो ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आपके तीनों हो गए। फिर इसमें एक और प्रायद्वीप आपको देखे दिखाई देगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। ठीक है। तो बाल्कन प्रायद्वीप यहाँ पर है, ये वाला। यहाँ पर आपको ग्रीस, ये ग्रीस, तुर्की, ठीक है, आपका स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, हर्जेगोविन हर्जेगोविना,
ठीक है, और मॉन्टीनीग्रो और कोसोवो, इस तरह की कंट्रीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। ये सारे इसी में हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे कंट्रीज जो है इसी प्रायद्वीप पर बसे हुए हैं। ठीक है, और इधर ये तुर्की। तुर्की का एक हिस्सा जो है आपने देखा भी होगा कि ये जो है कहाँ था आपका, एशिया में भी था, और एक हिस्सा इसका यहाँ भी है। अच्छा, इसके बाद आता है एक कोला प्रायद्वीप। ठीक है, ये है वही कोला प्रायद्वीप, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये कोला प्रायद्वीप जो है रशिया में है, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो प्रायद्वीप है इसको हम बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। ये कोला प्रायद्वीप जो है रशिया का हिस्सा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि कोला, जब मैं आपको ठंडी और गर्म धाराएं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो कोला प्रायद्वीप में एक बंदरगाह है, मुर्मस्क बंदरगाह। ठीक है, तो मुर्मुश्क बंदरगाह जो है वो साल भर जो है चलता है, क्योंकि देखो ये ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो 66 डिग्री अक्षांश है आपका, जिसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है, वो आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रूस से होके गुजरता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो है 66 डिग्री से ऊपर से 66 एंड हाफ डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला एरिया है। तो ये ध्रुवीय जलवायु यहाँ पाई जाती है, ये बहुत ठंडा होता है। तो अगर इसमें कोई गर्म जलधारा ना हो तो ये समुद्र जमा हुआ होता है, लेकिन यहाँ से इसमें एक धारा आती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आपका, धारा का नाम मैं आपको भी बताता हूँ। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है एस आकार का, वहाँ से जो धारा आती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। तो उसकी वजह से ये इस एरिया का जो समुद्र है वो जमता नहीं है, इसमें क्या रहता है आपका, पानी ही रहता है। तो यहाँ से आसानी से व्यापार किया जा सकता है। तो कोला प्रायद्वीप किस देश का हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रशिया का हिस्सा है। कोला प्रायद्वीप में कौन सा बंदरगाह है, ये क्वेश्चन स्पेशली कई बार पूछा जाता है, तो मुर्मुस्क है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से मैंने आपको कितने टोटल 5 प्रायद्वीप पढ़ा दिए यूरोप में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप कौन कौन से थे, ठीक है, दिमाग में एक बार बैठा लो फिर से। ये वाला जो प्रायद्वीप था ये आइबेरिया का प्रायद्वीप था, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और अंडोरा जैसी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है जूटलैंड प्रायद्वीप कहलाता है, जिसमें आपका क्या है, डेनमार्क है। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड कंट्रीज़ हैं, इसको हम स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहते हैं या स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। इधर जो है आपका ये कोला प्रायद्वीप है। ठीक है, इसमें ये रशिया में है, और इसकी खास बात है इसमें एक मुर्मुस्क नाम का बंदरगाह है। इधर आपका तुर्की और इन सब को मिला के जो है यहाँ पर एक और बंदरगाह है, जिसको हम क्या सॉरी, एक प्रायद्वीप है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका तुर्की, ग्रीस, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये सारे देश इसमें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर ये यूक्रेन वगैरह भी आप इसमें गिन सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, स्कैंडिनेविया का जो प्रायद्वीप था वो ये था, अभी आपको मैंने बताया। इसमें 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि 5 देश, यूरोप के 5 देशों को हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। तो उसमें ये 3 तो यही हैं जो स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। चौथा देश है आपका डेनमार्क, और 5वां देश है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन 5 कंट्रीज़ को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, ऐसा सवाल आप लोगों के मन में उठ सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ जो है एक ही तरह की जनजाति रहती है, इसलिए इनकी बोली भाषा भी एक जैसी है, संस्कृति भी एक जैसी है। इसीलिए इन 5 देशों को हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। देखो इतना दूर है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ की जो जातियाँ हैं वो जो हैं आपका क्या है, एक जैसी हैं जनजातियाँ। ठीक है, इसलिए इनके रीति रिवाज,
ठीक है, और बोली भाषा सब एक जैसी है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं 66। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो ये आइसलैंड है और नीचे यहाँ पर आयरलैंड है। दिस इज़ आयरलैंड एंड दिस इज़ आइसलैंड, ठीक है, दोनों अलग अलग कंट्री हैं, ये ध्यान रखना। अब एक सवाल और यहाँ से बन रहा है, देखो एक 66.5 डिग्री जो रेखा है वो यूरोप महाद्वीप के 3 देशों से जाती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से होके जाती है, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि इस 66.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ये जो आर्कटिक वृत्त है बेसिकली ये क्या है, 66.5 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से ही गुजरता है, ठीक है। आगे दिखेगा मैप में, अगले वाले मैप में आपको दिखाऊंगा, ये तो खाली रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जो आपका आर्कटिक वृत्त है यानी कि 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसके पास में स्थित राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो इसके पास में स्थित राजधानी है आयरलैंड की राजधानी, जिसका नाम है रेक्याविक। रेक्या ठीक है। अच्छा अब तुम देखोगे तो देखो यहाँ पर जो नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले, ठीक है। और ऐसे ही आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी है, ठीक है। तो इनकी जो लोकेशन है वो आपका आ, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। देखो ओस्लो तो मैंने आपको यहाँ पे बना ही दिया था, ठीक है, ये ओस्लो है, ठीक है। उसके बाद आपका स्वीडन की राजधानी है आपका क्या, स्टॉकहोम, ठीक है। तो स्टॉकहोम आपका यहाँ पर है, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है। तो हेलसिंकी आपका यहाँ है, तो ये काफ़ी दूर है, ठीक है। और आइसलैंड की जो राजधानी है रेजविक, वो आपका क्या है, इसी के पास से होकर गुजरती है, ठीक हो गया भाई। अब देखो ये जो सागर है नीचे, जहाँ पे इन तीनों देशों की राजधानियाँ जिस तट पर स्थित हैं, इस सागर को हम बोलते हैं बाल्टिक सागर, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाल्टिक सागर। याद रखना ये सारे सागर जो अभी बता रहा हूँ, फिर कल जब प्राकृतिक भाग कराऊंगा तो वहाँ भी आपको इनके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए जो है अभी थोड़ा दिमाग में बसा लो, ठीक है। तो 4-5 देश आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। देखो ये आइसलैंड ऊपर है, फिर उसके बाद यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, एनएसएफ इस तरह से याद कर सकते हो, एनएसएफआर, ठीक है। इधर रसिया हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, मुर्मुस्क बंदरगाह है यहाँ पर जो साल भर क्या रहता है, खुला रहता है, ठीक है। अच्छा, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, ये पूछता है। तो यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी जो है वो आपका लिस्बन है, ठीक है। जो आपकी किसकी राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी। तो पुर्तगाल यहाँ है और लिस्बन जो है आपका यहाँ पर, ये ठीक हो गया। अच्छा, एशिया की सबसे पूर्वी राजधानी, सॉरी, यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है, अगर आपको ये पूछता है तो ये यहाँ पर मॉस्को है, ये सबसे पूर्वी राजधानी है, ठीक है, मॉस्को। सबसे पूर्वी देश पूछता है आपसे तो रूस होगा, अगर रूस नहीं है, ठीक है, रूस अगर ऑप्शन में नहीं है
क्योंकि रूस एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, तो उस केस में आंसर क्या होगा, यूक्रेन होगा। ठीक है। सबसे पश्चिमी देश क्या होगा, पोर्टुगल या फिर पुर्तगाल। सबसे उत्तरी देश कौन सा होगा, अगर देखा जाए तो एक हिसाब से रशिया जो है सबसे ऊपर तक इसका विस्तार है। ठीक है। और अगर रशिया ऑप्शन में ना हो तो आपका फिर आयरलैंड हो सकता है, सॉरी आइसलैंड होगा। ठीक है। इसकी इस मैप में इसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे दी गई है, अदरवाइज थोड़ा सा और ऊपर है हल्का सा। ठीक है। अच्छा पर इसमें भी आपको लगभग साफ पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखते हैं, ठीक है, और सबसे दक्षिणी देश अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी देश जो है ये है आपका ग्रीस। ये पूरा ग्रीस वाला एरिया है। ठीक है। यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये भी सब ग्रीस में है। अच्छा यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है, अगर ये पूछा जाता है तो ये रूस है। एशिया का सबसे बड़ा देश भी क्या है आपका, रूस है। अच्छा यहाँ पर आपको इटली दिख रहा है, अभी नेक्स्ट मैप में दिखाऊंगा। इसी इटली के अंदर जो है यहाँ पर एक देश बसा हुआ है जिसको हम बोलते हैं वेटिकन सिटी। ठीक है। क्या नाम बोला मैंने, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है रूस का सबसे छोटा कंट्री है। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है एक और देश है जिसका नाम है सेन मरीनो यहाँ। ठीक है। ये भी इटली की सीमा के अंदर ही आता है, सेन मरीनो और आपका वेटिकन सिटी, दो ऐसे देश हैं जो आपका इटली की मुख्य भूमि में के बीचों बीच आपके स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक आइसलैंड है, फेरो आइसलैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फेरो आइसलैंड। तो इस या फेरो द्वीप, तो फेरो द्वीप जो है इस पर आइसलैंड का अधिकार है। ठीक है। किसका अधिकार है इस पर, आइसलैंड का अधिकार है। ठीक है। और सॉरी आइसलैंड का अधिकार नहीं, इस पर है डेनमार्क का अधिकार। किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो डेनमार्क आपका यहाँ भी लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। इसलिए डेनमार्क आपको मैप में 3-4 जगह लिखा हुआ मिलता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है आयरलैंड का, जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड, ये वाला अभी आपको नेक्स्ट मैप में दिखाऊंगा। ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और इधर जो है आपका इंग्लैंड हो गया, ये वाला एरिया इंग्लैंड, फिर ऊपर स्कॉटलैंड और वेल्स। ये जब 4 इलाके मिल जाते हैं तो ये सारा संयुक्त रूप से क्या कहलाता है आपका, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आते हैं आपका, इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा आता है, तब जाके इसको हम यूके कहते हैं। यहाँ कहीं लंदन है देखो इसकी राजधानी। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद है आपका देखो फ्रांस, ये फ्रांस है। ठीक है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक सकरा समुद्र है, लगभग 44 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल भी कहते हैं, इंग्लिश चैनल। क्या नाम है इसका, इंग्लिश चैनल। और कई बार इसे क्या कहते हैं, इसे कई बार डोबर चैनल भी कहते हैं। ठीक है। डोबर चैनल। तो चैनल क्या होता है, दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डोबर चैनल भी कहते हैं और इंग्लिश चैनल भी इसको हम कहते हैं, या सॉरी डोबर जल संधि और इंग्लिश चैनल इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश चैनल या डोबर जल संधि। ठीक है। अच्छा लंदन जो है देखो ये समुद्र के किनारे तो है लेकिन बिल्कुल तट पर नहीं है, अंदर है। मतलब जैसे यहाँ पे ये तट है, तट से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो ये तट रेखा है, तट से थोड़ा सा अंदर की तरफ है ये। ठीक है। और टेम्स नदी है आपका क्या, जो समुद्र से लंदन को जोड़ती है। समझ में आई बात इतनी। हम्म। तो इस तरह से आपने क्या क्या जाना आज कि यूरोप का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। यूरोप में अगर आपको मैं आपको एक एशिया का ब्लैंक मैप भी दूंगा और यूरोप का भी ब्लैंक मैप आप आज दूंगा आपको। ठीक है। तो उसमें आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन दिनों। मतलब कुछ ऐसे शॉर्ट नाम बना लो, जैसे यहाँ पर आपका ये तुर्की है, ये ग्रीस है। ठीक है। तो तुर्की को ट्रक मान लो, ग्रीस को ग्रीस मान लो। तो ट्रक को ग्रीस की ज़रूरत होती है, ये तुर्की ग्रीस हो गया। ठीक है। ऊपर बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया। ठीक है।
इधर आपका हंगरी हो गया, ठीक है, स्लोवेनिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, और पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहाँ पर ये यहाँ एस्टोनिया, लिथुआनिया, ठीक है, ये सारे देश हैं। तो इस तरह से इन देशों को आप थोड़ा-थोड़ा याद करने की कोशिश करो। याद करने का जो मेरा तरीका है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इन मैप का ब्लैंक मैप प्रिंट आउट करो। फिर हर कंट्री को अलग-अलग कलर से मार्क करो। उससे आपको क्या हो जाएगा, कौन सी कंट्री का शेप कैसा है और कौन सी कंट्री कहाँ पर है। फिर 1-2 बार जो है उसमें नाम जो है मैप में देख के लिखो कुछ, जैसे अभी आपको याद हो गया कि भई हमने यहाँ से पढ़ा, जस्ट सपोज़ यहाँ पर जो है आपका पुर्तगाल है, स्पेन है और फ्रांस है। तो मैंने PSFI ऐसे करके याद कर लिया, PSFI, ठीक है। 2-3 बार अगर इस तरह से करोगे तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार अगर आपको मैप याद हो गया तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इंडिया में भी आपने 28 राज्य याद किए थे, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको देश आराम से याद हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते कि ब्लैंक मैप को कलर करो, फिर उसमें अपने कुछ नाम जो है पहले 2-3 बार जो है नाम देख के लिखो, उसके बाद अपने मन से लिखना शुरू करो दूसरे दिन से, ठीक है। कुछ नाम सही होंगे, जो नाम सही होंगे वो ठीक है, जो गलत होंगे उनको सही करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से 8-10 मैप में प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये पूरी कंट्रीज़ आपको याद हो जाएँगी, ठीक है। और हालाँकि कंट्रीज़ याद नहीं भी करते हो तो भी कहीं एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन ये है कि अगर मान लो मैंने बोला कि भई पोलैंड की मैंने कोई बात बोली, या मान लो जस्ट सपोज़ मैंने स्पेन की कोई बात बोल दी, या जस्ट सपोज़ ऑस्ट्रिया की किसी ने बात बोल दी, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि पोलैंड यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि स्पेन यहाँ पर है। जब आप कंट्री याद कर पाओगे तभी आप जो है उसकी कैपिटल भी याद कर पाओगे। जब कैपिटल याद होगी तभी आप करेंसी भी याद कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देश तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद स्पेन है, ठीक है, स्पेन के बाद यहाँ पर आपका क्या है, फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद आपका क्या है, यहाँ पर पोलैंड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेक रिपब्लिक होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया के बाद नीचे यहाँ पे स्लोवेनिया होगा, ठीक है। दूसरा मैप आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको दिखेगा कुछ कंट्री और क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, ये पुर्तगाल, सॉरी, स्पेन, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ नाम यहाँ क्लियर हो जाएंगे। कुछ इसमें देखो, ये देखो, पोलैंड है, ठीक है, ये है ऑस्ट्रिया है, ठीक है, और नीचे आपका लीबिया होगा, नहीं, स्लोवेनिया होगा, ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, क्रोएशिया, ठीक है। इस तरह से आगे बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक मैप अभी स्कैन करके दूंगा तो उसमें आपको और पता लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये तो मैंने सारे नेट से डाउनलोड कर रखे हैं ताकि जब जहाँ जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़े वो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आध चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपका जैसे भूमध्य सागर है, ठीक है। तो भूमध्य सागर में एशिया का भी एक देश था। कौन सा देश था, किसी को याद है? भूमध्य सागर में एशिया का कौन सा देश था? साइप्रस, याद है? तो साइप्रस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये साइप्रस है, एशिया में था ये, ठीक है। और इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माल्टा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है बीच भूमध्य सागर में ही, इसको हम क्या कहते हैं, माल्टा देश कहते हैं, ठीक है। तो माल्टा जो है वो यूरोप का एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। अच्छा, उसके बाद देखो, यहाँ ये पुर्तगाल है, ठीक है, नीचे ये अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सकरा सा रास्ता आ रहा है जिसमें आपका पानी इधर से उधर पास होता है, इसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अब आपसे क्या पूछेगा कि भाई
जो जिब्राल्टर जलसंधि है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है, किन दो समुद्रों को जोड़ती है, किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर है, और इधर आपका कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो उससे जुड़ता है। ऐसे ही आपका ये देखो, ये फ्रांस है। फ्रांस के पूरब में यहाँ पर जो है बिस्के की खाड़ी है। क्या है? बिस्के की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं। ये वाला सागर हमारा क्या कहलाता है? उत्तर सागर कहलाता है, या उत्तरी सागर कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला जो सागर है ये क्या कहलाता है आपका? बाल्टिक सागर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बाल्टिक सागर कहलाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका ये इटली है। ठीक है, इटली के यहाँ पर जो है एक सागर है जिसको हम बोलते हैं क्या? एड्रियाटिक सागर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। ठीक है, अच्छा। अ, इसके अलावा जो है यहाँ पर ग्रीस है। ठीक है, तो ये वाला जो सागर है इसको बोलते हैं इजियन सागर। क्या बोलते हैं? इजियन सागर। तो ये आपका इजियन सागर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या खास इसमें रहता है? हम्म, ठीक हो गया। अब एक चीज़ और देखो। ठीक है, यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, वो कहाँ से गुजरती है? वो आपका गुजरती है ये इस वाले हिस्से पे तो खैर नहीं आती है, थोड़ा सा इधर से मैं बना देता हूँ। इधर आती है, यहाँ से ऐसे होते हुए। ठीक है, आपका फ्रांस और स्पेन होते हुए जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, या जीएमटी रेखा जो है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, जब आपको देशांतर रेखा बताया था तो वहाँ पर आया था। तो आपकी जो जीएमटी रेखा है वो यूरोप के 3 देशों से होकर जाती है। पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा आपका फ्रांस, तीसरा आपका स्पेन। ठीक हो गया, ये आपको याद रखना है। अभी जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अफ्रीका के किन किन देशों से होकर ये लाइन गुजरती है। तो उसके बाद आप सबको एक साथ लिख लोगे तो वो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 तो जो हैं आपके किसके होंगे? यूरोप के होंगे, बाकी जो बचेंगे वो किसके होंगे? आपके अफ्रीका महाद्वीप के होंगे। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर जो है आपका एक सागर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सफ़ेद सागर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सफ़ेद सागर। ठीक है, और अगर हम बात करें मुर्मस्क की, तो मुर्मस्क आपका यहाँ पर, ये है मुर्मस्क। मुर्मस्क मुर्गा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर, जो सागर है, ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, ये मैं नोट्स में नहीं दूंगा इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ये तो मैं समझा रहा हूँ। इन चीज़ों को आप अगर चाहो तो खुद से लिख लेना, या मैप में इनको दर्शा लेना। ठीक है, मैप मैंने जैसे ये सफ़ेद सागर वगैरह तो दिया है, पर ये वाली चीज़ें मैंने नहीं दी है मैप में। ठीक है, जो ये बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर, तो ये जो है आपका चेस्काया गुबा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेस्काया गुबा कहलाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं, इस पे दिया नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसको कारा जल संधि कहते हैं। ठीक है, अगर प्राइपिंग में है इसमें तो इसमें भी नहीं लिखाया है मैंने। ठीक है, इसमें पूरा नहीं दिया है, इसमें भी पूरा नहीं दिया है। ठीक है, मैं दूंगा आपको मैप। ठीक है, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है आपका? कारा जल संधि। ठीक है, अच्छा। इसके बाद जो है अगर आप देखते हो
तो देखो ये कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये क्या है, काला सागर है, ठीक है, और ये क्या है आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये है बिस्के की खाड़ी, अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इंग्लिश चैनल है, ये उत्तरी सागर है, अभी आपको बताया था, ये बाल्टिक सागर है जिसको जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे लिखा है कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये जो है पूरा स्कैंडिनेविया कहलाता है, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, ठीक है। ये देखो आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरिया का प्रायद्वीप, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। ऐसी तरह यहाँ पे देखो बाल्कन्स, बाल्कन का प्रायद्वीप यहाँ पे दिखाया गया है, देखो, ठीक है। अच्छा, एड्रियाटिक सागर अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके नाम पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। जो चीज़ें पूछी गई हैं, हालांकि इस मैप में चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो आपके पूछी जाती हैं वही चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये टिरहिनियन समुद्र है, ठीक है, या सागर है, इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये यूनियन सागर कहलाता है, ये वाला, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें आप जो है खुद से भी याद कर सकते हो, मतलब खुद मैप को जितना अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखो एक चीज़ और इस मैप में मुझे दिख रहा है, देखो ये देखो यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है यहाँ पर, और यूनाइटेड किंगडम में जो यहाँ से यहाँ तक का जो कलर है वही कलर यहाँ पे किया हुआ है, देखो ये आयरलैंड के ऊपर, ठीक है। तो आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा जो है वो क्या है, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग मैप यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। किसी मैप में कुछ है, किसी मैप में कुछ दिया गया है। तो ये सारी जो पीडीएफ है, ठीक है, तो ये पीपीटी का पीडीएफ बना के मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, तो इसमें आप सारी डिटेल देखते रहना, और एक जो है एटलस की फ़ोटो खींच के भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो उससे भी आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो कर लोगे, ठीक है। तो कल इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समुद्र वगैरह तो मैंने आज आपको बता ही दिए हैं, तो कल वाले में हम नदी और आपकी जो झीलें वगैरह हैं, ठीक है, उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इस मैप में शायद यहाँ पे दिखाया है, बिल्कुल ये देखो ये काला सागर है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी दिखाई है, देखो, तो इसका नाम है एजोब सागर, ठीक है, क्या नाम है इसका, एजोब सागर, इसको भी याद कर लेना, छोटा सा है ये, एजोब, ए आई वाला, ए जो ब, ठीक है, एजोब सागर बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा बाकी लगभग समुद्र तो यही इम्पोर्टेंट है, इतने भी अगर आप याद कर लोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देश किसी न किसी तरह से याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा बड़े देश, जो बड़े देश हैं उनको ही याद करो, बहुत छोटे छोटे देश जैसे मान लो इटली के अंदर मैंने आपको बताया वेटिकन सिटी, और अ, दूसरा का नाम है आपका सैन मरीनो, ठीक है, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो, तो इस तरह के देश भी आपको याद करने चाहिए, पर बाकी और जो बहुत छोटे देश हैं उनको याद मत करना, जिनका जैसे वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश है यहाँ का, और इटली में ही एक दूसरा भी है, तो इसके नाते इसको भी याद कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जो बहुत छोटे देश हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सैन मरीनो वेटिकन सिटी दो तो यही याद हो जाएंगे, इटली वैसे याद हो जाएगा, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है, अंडोरा, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये इस तरह से याद हो जाएंगे। देखो इसी स्विट्ज़रलैंड के लिए कहा गया था, ये जो है यहाँ पर इसीलिए कौसानी को क्या कहा गया था, भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया था, इसी के लिए कहा गया था, ठीक है। अच्छा वैसे ही यहाँ ग्रीस है, यहाँ तुर्की है, ठीक है, ये बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, मालडोबा, ठीक है, यूक्रेन, देखो यहाँ पे समुद्र है, तो इस समुद्र में माल डूब गया तो मालडोबा हो गया, ये मालडोबा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी अपना एक छोटा छोटा जो है एक समझने के लिए बना सकते हो, एक बार याद हो जाएगा तो फिर बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये रूस है, रूस के बगल में बेलारूस है, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये स्वीडन है, ठीक है, लास्ट का डेन है, यहाँ स्टार्टिंग का डेनमार्क है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, कुछ भी तरीका आप अपना बना सकते हो याद करने का, समझ में आई बात। चलो ठीक है, आज के लिए ज्योग्राफी में इतना ही है।